नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने आलमबाग में अपनी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की है, तो जो लोग हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो आलमबाग हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। खैर फिलहाल हम एक टॉपिक कवर करेंगे और वो टॉपिक है किससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, और उस टॉपिक को हम जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। सो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको हम कहते हैं क्लाउड बस्ट, या क्या कहते हैं, क्लाउड बस्ट। और क्लाउड बस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बादल का फटना। क्लाउड बस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, बादल का फटना या बादल फटना। अब बादल फटना क्या होता है, इसका बेसिक क्या है, इसकी संकल्पना या कॉन्सेप्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसके उदाहरण क्या हमको मिलते हैं, हम ये देखेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 या 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। जैसे ये क्लाउड बस्ट हमारा मुख्य टॉपिक है और इसके अंतर्गत इस पूरे टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए मैंने इस पूरे टॉपिक को 4 भागों में विभाजित कर दिया है। वो 4 भाग कौन से हैं? पहले हम देखेंगे कि आखिर इस क्लाउड बस्ट का बेसिक क्या है। दूसरा जो हम टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट या संकल्पना क्या है। इसी तरह हम जो इसका तीसरा सब टॉपिक देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो बादल फटता है इसके प्रभाव क्या होते हैं, यानी इफेक्ट ऑफ द क्लाउड बस्ट। और चौथा हम देखेंगे कि क्लाउड बस्ट के एग्जाम्पल। क्या हमें अपने भूत में या पास्ट में क्लाउड बस्ट का कोई एग्जाम्पल मिलता है या नहीं मिलता है। तो इस पूरे टॉपिक को 4 सब टॉपिक्स में अगर हमने पढ़ लिया तो उम्मीद है कि ये टॉपिक अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लाउड बस्ट या बादल फटने का बेसिक क्या है। तो बेसिक समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको अर्थ पृथ्वी के बारे में बताऊंगा। बेसिक की अगर हम बात करें, किसका बेसिक है ये, क्लाउड बस्ट का। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंडाकार रूप में है, यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। मतलब इतना अंडाकार नहीं है, लेकिन ये शायद सही नहीं है, मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी ऊपर से थोड़ी चपटी है, यानी ये गोल वाला भाग है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे पृथ्वी को बना सकता हूं, ठीक है। तो पृथ्वी का ये वाला भाग थोड़ा सा अंदर की ओर चलता है और जो ये भाग है ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकला है। शायद चित्र इतना बेहतर नहीं बन पा रहा है। तो अब इसको समझने का सबसे जो मेन कारण ये है कि यदि हमको पृथ्वी पर किसी बिंदु या किसी रेखा या किसी स्थान की स्थिति का वर्णन करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान लिया वो बिंदु यहाँ पर है और किसी ने हमसे पूछा कि पृथ्वी पर ये जो बिंदु है ये कहाँ पर स्थित है, तो हम उसको बताने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो हम बताने में उसको असमर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए पृथ्वी पर कुछ संदर्भ रेखाओं और बिंदुओं को लिया जाता है, मानक माना जाता है, स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन संदर्भ रेखाओं और बिंदुओं की सहायता से हम किसी स्थान विशेष या बिंदु विशेष की स्थिति बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जाए, तो अगर मैं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता हूं तो अब इस बिंदु की स्थिति बताना कितना आसान है कि जो ये बीच वाली मध्यवर्ती रेखा है ये बिंदु कहां है, इसके उत्तर में स्थित है। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ काल्पनिक बिंदु माने गए हैं और ये बिंदु काल्पनिक हैं। और ये पृथ्वी पर कहना उचित नहीं होगा अगर हम ये कहें कि इन बिंदुओं या रेखाओं को ग्लोब, जो आपने देखा होगा, ग्लोब पर मानक माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है। तो हमारी पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की स्थिति बताने के लिए पृथ्वी को बिल्कुल बीच से विभाजित करते हुए एक रेखा खींची गई है और ये रेखा, इसको माना जाता है 0 डिग्री और इसी को बोलते हैं क्या, इक्वेटर। इक्वेटर और हिंदी में इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इस रेखा के जो मध्यवर्ती इक्वेटर रेखा है इसके दक्षिण वाले भाग को हम बोलते हैं क्या,
साउथ हेमिस्फीयर। तो क्या समझ आया, इसके उत्तरी भाग को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके दक्षिणी भाग को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। इस रेखा के उत्तर जाने पर एक और मुख्य रेखा है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये 23.5 डिग्री पर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक मानक रेखा, इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या हिंदी में कहें तो मकर रेखा। तो ये हमने समझा है। एक दो लाइनें और खींचते हैं, दो रेखाएं और खींचते हैं, जिसको इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, लेकिन वो हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ 3 रेखाओं की बात करनी है। और ये समझना जरूरी है कि अब अगर कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है तो हम उसकी स्थिति, या कोई स्थान यहाँ पर स्थित है तो हम कैसे बताएंगे। ये विशेष बिंदु जो है वो विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित है, ठीक है। अब ये हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो ये क्या है, ये जो कर्क रेखा है ये भारत से होकर गुजरती है। यानी ये जो कर्क रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है, अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये कर्क रेखा कहां से होकर गुजरेगी, कर्क रेखा गुजरात से होते हुए भारत से होकर गुजरती है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक समझना जरूरी था। अब हम अगले सब टॉपिक की तरफ आएंगे कि क्लाउड बर्स्ट का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। अब अगर हम क्लाउड बर्स्ट के कॉन्सेप्ट की बात करें या संकल्पना की बात करें तो ये समझ लेते हैं कि क्या है। क्लाउड बर्स्ट के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें भारत का एक मैप ड्रॉ करना होगा। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये हो गया भारत। और मैंने क्या बताया था कि जो कर्क रेखा है वो कहां से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा भारत के गुजरात से होते हुए 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसकी माप क्या थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में जो क्लाउड बर्स्ट की घटना होती है वो तब होती है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। यानी अगर हम किस महीने की बात करते हैं, हम जून मंथ की अगर बात करें तो जून मंथ में जो सन होता है, जो सूर्य होता है, वो कहां होगा, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। सूर्य कहां होगा, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और सूर्य अगर कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो ये समझने का प्रयास करिए, सूर्य कर्क रेखा पर नहीं स्थित है, सूर्य ऊपर कर्क रेखा के ऊपर लंबवत है या कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या पड़ेंगी, डायरेक्ट पड़ेंगी, ठीक है। अगर सूर्य मान लिया कर्क रेखा है और इसके ऊपर सूर्य लंबवत है तो सूर्य की किरणें यहाँ कैसी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी डायरेक्ट। अब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने से क्या होगा, जरा थोड़ा सा ये समझ लेते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं तो क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। और एक चीज और समझ लीजिए कि अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सबकी मूलभूत इकाई क्या है, अणु है, मॉलिक्यूल है। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत नजदीक स्थित होते हैं। यानी अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बहुत नजदीक स्थित होते हैं। अणु क्या होता है,
अणु किसी तत्व या यौगिक की वह सूक्ष्मतम इकाई है जो जिसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं और वह स्वतंत्र अवस्था में रहने योग्य सक्षम है। तो अणु बहुत नजदीक होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये क्या होंगे, मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूल जो ये क्या होगा, ये बहुत नजदीक होंगे, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, डेंसिटी या घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। अब अगर हम सॉलिड के बाद हम बात कर रहे हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा सा दूर होते हैं। तो क्या होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा ये देख लेते हैं। अगर लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड से दूर है तो इसका घनत्व या डेंसिटी क्या सॉलिड से अधिक होगी या कम होगी, लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, लिक्विड की डेंसिटी, ये जो आप देख रहे हो सॉलिड की डेंसिटी उससे कम होगी। अब अगर हम गैसों की बात करें, गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर स्थित होते हैं। गैसों के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं, तो ये हम क्या कह सकते हैं, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है दो अणुओं के मध्य स्थान जो है वो बहुत अधिक होता है। अंतर आणविक स्थान जो होता है गैसों के अणुओं के बीच वो अधिक होता है, ठीक है। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर आणविक स्थान अधिक हुआ तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, इसलिए मैंने दो एरो बना दिया। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ठोस का है, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स या अणु नजदीक हैं। उसके बाद इसका घनत्व है लिक्विड का है, क्यों, क्योंकि इसके अणु ठोस के अणुओं की अपेक्षा दूर है। तीसरे नंबर पर किसका घनत्व है, गैसों का, क्योंकि इसके अणु बहुत दूर है, इसके अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, अणुओं के बीच जो बल लगता है वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होगा और घनत्व कम होगा। अब चलिए पिछले पेज पर आ जाते हैं। पिछले पेज में मैंने बताया था कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है, और अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव पड़ेगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है किसका, वायुमंडल में क्या होता है, हमारे वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है, गैस, डस्ट और वेपर। तो अगर हम बात करें गैसों की, गैस डस्ट वेपर, यानी गैस डस्ट मतलब धूलकण, वेपर मतलब जलवाष्प। तो अगर हम बात करें वायुमंडल में उपस्थित गैसों की, अगर सूर्य एकदम सीधा कर्क रेखा पर उपस्थित है तो सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेंगी, तो इससे क्या होगा, वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने से क्या होगा, जो वायुमंडल में उपस्थित गैसें हैं उनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया है तो क्या होगा, इनकी जो डेंसिटी है या घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और अगर इनका घनत्व कम हो गया है तो ये क्या हो जाएंगी, ये हल्की हो जाएंगी गैसें। और अगर गैसें हल्की हो गई हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अगर गैसें हल्की हो गई हैं तो इससे गैसें हल्की होकर या जो गैस होगी उसके अणु दूर भागेंगे और हल्की हो जाएगी और वो ऊपर उठ जाएगी। तो अगर ये ऊपर उठ रही है तो इसके ऊपर जब गैस उठती है तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, या हिंदी में इसी को बोलते हैं संवहन धारा। और अगर गैस कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठ गई है तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर, यानी यहाँ पर अंततः क्या डेवलप हुआ, लो प्रेशर। ये याद रखना है कि यहाँ पर अंतिम रूप से क्या डेवलप हो गया, यहाँ पर अंतिम रूप से डेवलप हो गया लो प्रेशर, ठीक है। अब इसकी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि अगर सूर्य इस कर्क रेखा पर लंबवत है तो सूर्य की जो किरणें होंगी वो हिंद महासागर में या समुद्री भाग में सीधी पड़ेंगी या तिरछी पड़ेंगी। अगर सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं तो ये सीधी सी बात है कि जो ये महासागरीय क्षेत्र है यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो अगर हम सूर्य की किरणों की बात कर लें, सूर्य की किरणों की जरा से बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसी पड़ रही है, यहाँ पर डायरेक्ट लंबवत पड़ रही है, ठीक। लेकिन ये जो सूर्य की किरणें हैं समुद्र में
किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो क्या होगा, समुद्र की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि अगर समुद्र की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि समुद्र की किरणें नहीं, सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ रही हैं तो इसका मतलब हुआ कि सूर्य की किरणों को कर्क रेखा के ऊपर कम दूरी तय करनी पड़ती है और समुद्र में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगर आप कभी भी चाय लेकर जाएं, एक चाय का कप लेकर या केतली लेकर 1 किलोमीटर जाएं और दूसरा कप लेकर 5 किलोमीटर जाएं, तो किसका ताप कम होगा, जिस केतली को लेकर 5 किलोमीटर गए हैं। क्यों, क्योंकि जब ये सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं तो वायुमंडल में क्या हो रहा है, वायुमंडल में वो अधिक दूरी तय कर रही है, तो वायुमंडल में अधिक दूरी तक वायुमंडल को गर्म करेंगी। तो लो टेम्परेचर क्यों है, ये समझ लीजिए। ये लो टेम्परेचर का पहला कारण है कि डिस्टेंस अधिक तय कर रही है, जिससे वायुमंडल के अधिक भाग को गर्म करती हैं। दूसरा प्रमुख कारण क्या है कि अगर मानते हैं हम कि सूर्य यहाँ पर लंबवत है और किरणें एकदम सीधी पड़ी, तो इससे क्या हो रहा है, ये बहुत छोटे क्षेत्र पर पड़ेंगे। जैसे आप टॉर्च लीजिए और कभी किसी दीवार पर एकदम सीधे करके ऐसे करके लगा दीजिए तो किरणें एकदम सीधी पड़ेगी। लेकिन अगर आप टॉर्च को थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए तो किरणें क्या होगा, थोड़े बड़े क्षेत्र में पड़ेंगी। तो अगर किरणें सूर्य की एक छोटे से स्थान पर पड़ रही हैं तो वहां का तापमान बहुत अधिक बढ़ा देगी, और जहां तक एक बड़े क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहां उतना ताप वो नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा कारण क्या हुआ, नीचे आने पर वो बड़े एरिया को कवर करती हैं। इसी में अगर हम तीसरा कारण देखें तो विशिष्ट ऊष्मा कह सकते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यानी जल की विशिष्ट ऊष्मा। जल की विशिष्ट ऊष्मा का क्या मतलब है, पहले विशिष्ट ऊष्मा समझ लेते हैं क्या होता है। किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु का तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थल की अपेक्षा अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जल का तापमान बढ़ाने के लिए सूर्य की अधिक ऊष्मा की मात्रा होगी और स्थल का ताप बढ़ाने के लिए सूर्य की कम ऊष्मा की मात्रा होगी। इसका परिणाम क्या होगा कि जो जल है वो स्थल की अपेक्षा देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। तो यहाँ पर अगर लो टेम्परेचर डेवलप हुआ है तो इस लो टेम्परेचर के कारण जो गैस के अणु या मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है तो क्या वो बहुत अधिक बढ़ेगा या यहाँ से कम रहेगा। अगर उन अणुओं को एनर्जी कम मिली है तो इनका जो स्पेस ऊपर कर्क रेखा पर इतनी दूर था अब वो इतना रह जाएगा, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। किसकी तुलना में, कर्क रेखा की तुलना में। और अगर इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम रहा तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि विंड कहाँ कैसे कैसे चलती है। अगर हम विंड की बात करें तो विंड हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक, अब ये हाई प्रेशर होता क्या है, दरअसल जो हमारा वायुमंडल होता है या जो वायुमंडल में उपस्थित गैस डस्ट वेपर होते हैं वो हमारे स्थल पर एक दाब डालते हैं, उसी को हम बोलते हैं वायुदाब। ठीक है, और वो दाब कहां से आता है, ऊपर से होता है और समस्त वायुमंडल की जितनी परतें होती हैं उनके द्वारा स्थल पर डाला जाता है, चाहे वो स्थल जमीन हो या फिर क्या हो, समुद्र हो। ठीक है, तो धरातली भाग हो या समुद्री भाग हो। तो विंड कैसे चलती है, पवन कैसे चलती है, पवन हमेशा कहां से कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से किधर चलती है, निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो पवन कैसे कैसे चलेगी ये समझ लीजिए। पवन चलेगी इस जो समुद्र में उच्च वायुदाब बन रहा है इससे, इसका करेगी निम्न वायुदाब। और एक बात याद रखिए, यद्यपि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लेकिन भारत में जो अधिकतम तापमान होता है वो राजस्थान के मरुस्थल में होता है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं है और डेजर्ट है, तो डेजर्ट होने का क्या होता है, थार मरुस्थल में डेजर्ट है। तो इससे होता क्या है कि जब कहीं पर पेड़ पौधे होते हैं, नदी जल स्रोत होते हैं, तो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वाष्पीकरण हो जाता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो सूर्य की किरणें उस स्थान विशेष का तापमान उतना अधिक नहीं बढ़ा पाती हैं। तो ये बात क्लियर रखिएगा कि यद्यपि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लेकिन जो अधिकतम तापमान होता है वो इस कर्क रेखा पर न होकर राजस्थान के मरुस्थल में होता है। इसलिए जो और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए ये जो पवन चलेगी वो कहाँ चलेगी, इस राजस्थान थार के मरुस्थल की ओर चलेगी। ठीक है ना, तो पवन का जो सेंटर होता है जहां वो जाना चाहती है वो क्या होगा, राजस्थान का
ये थार डेजर्ट वाला इलाका होगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं तो थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, और विंड कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है ना। अब अगर विंड चलाने से पहले मैं थोड़ा सा इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, तो अगर मैं विंड चलाने से पहले इंडिया का थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो देख लेते हैं थोड़ा सा। भारत में यहां पर क्या है, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न घाट माउंटेन्स हैं, यानी भारत में पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट पर्वत के बीच में छोटे छोटे, आप देख लो मैंने गैप बनाए हैं। इन गैप का निर्माण क्यों हुआ है, पहले ये समझ लेते हैं। पहले भारत की जो नदियां थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती थी, लेकिन जब भारतीय प्लेट की टक्कर हिमालय से हुई या उस प्लेट से हुई उधर वाली से, तो ये प्लेट जो है वो पीछे से उठने लगी। तो पीछे से उठने के कारण क्या होगा कि जो नदियां पूरब से पश्चिम बह रही थी उन्होंने अपना मार्ग बदल दिया और वो पश्चिम से पूरब की ओर बहने लगी। लेकिन जो मार्ग था जिससे वो बहती थी वो एक गैप बन गया, ठीक है। अब उन गैप से क्या होता है, उन गैप से मानसूनी पौने भी प्रवेश करती हैं और परिवहन के साधन पश्चिमी तटीय मैदानों में जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, इन पर परिवहन के साधनों का विकास कहाँ से किया गया, इन गैप्स की वजह से। और ये गैप कौन से, जैसे आपने सुना होगा थाल घाट, घोर घाट और सेनकोट्टा गैप। इसका एक फॉर्मूला है टीबीपीएस, टीबीपीएस यानी थाल घाट, घोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप। तो अब क्या होगा, ये समझने का प्रयास कर लेते हैं। अब अगर थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि इन्हीं गैप के पास कुछ पहाड़ियां स्थित हैं। जैसे ये पहाड़ी कौन सी हो गई, ये पहाड़ी हुई कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी चोटी, महाबलेश्वर की चोटी। महाराष्ट्र में कौन सी चोटी है, महाबलेश्वर की चोटी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर एमपी में आओ तो यहाँ कौन सी चोटी मिल जाएगी आपको, धूपगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी मिलेगी, धूपगढ़ की चोटी, बैतूल के पठार के पास। तो ये तीन चोटियां थोड़ा समझने में आसानी होगी, वैसे कई चोटियां, लेकिन हमने मुख्यतः टॉपिक को आसान बनाकर समझने के लिए तीन चोटियां ड्रॉ की है, पहाड़ियां ड्रॉ की है। ये कौन सी है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक, महाबलेश्वर महाराष्ट्र, धूपगढ़ मध्य प्रदेश, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने आपसे बताया कि पवन कैसे चलती है, पवन उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करेगी, चलेगी। तो अब क्या होगा ये समझिए थोड़ा सा। अगर पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी तो पवन कैसे चलेगी, पवन की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे चलेगी, ये जाएगी, इनका टारगेट होता है राजस्थान के मरुस्थल, ठीक है। अगर मैं बंगाल की इधर से बात करूं तो ये ऐसे होते हुए सुरमा घाटी होते हुए इधर से निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक ब्रांच इधर से जाएगी, ठीक। अब ये जो मैंने पहाड़ियां ड्रॉ की इनसे कुछ नदियां निकलती हैं, जरा उनके बारे में थोड़ा सा इसी समय लगे यहाँ देख लेते हैं। तो अगर हम नदियों की बात करें, कौन सी नदियां जो इन पहाड़ियों से निकलती हैं, तो जो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी चोटी है उससे कौन सी नदी निकलती है, उससे कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। इसी तरह महाराष्ट्र में स्थित महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी से निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है। इसी तरह महाराष्ट्र में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है क्या, त्र्यंबक, ठीक है। तो उसी स्थान विशेष में कौन सी नदी निकलती है, त्र्यंबक नामक स्थान से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। और अब क्या होगा कि जब यहां से पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएंगी तो क्या होगा, ये हम देख लेते हैं कि जब पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर आएंगी तो ये देखिए भारत में दो तरफ से प्रवेश कर रही है। एक तो ये अरब सागर से प्रवेश कर रही है, दूसरा बंगाल की खाड़ी से प्रवेश कर रही है। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली समुद्र से स्थल की ओर इन पवनों को क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। तो जब ये मानसून दो भागों में भारत में प्रवेश करता है तो इस भाग को, जो भारत के पश्चिमी भाग में प्रवेश करता है, इसे बोलते हैं अरब सागर ब्रांच या अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। और जो शाखा बंगाल की खाड़ी सुरमा घाटी होते हुए नॉर्थ ईस्ट होते हुए यहां तक आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल ब्रांच या बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच या बंगाल
ये शाखा, ये शाखा हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, मानसूनी पवनें हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से जो स्थल की ओर पवनें चलती हैं, इन्हें हम बोलते हैं मानसून, ठीक है। अब ये पवनें क्या करेंगी, इन पवनों का टारगेट क्या होता है, राजस्थान का डेजर्ट। क्यों, क्योंकि वहां पर न्यूनतम तापमान होता है, सॉरी अधिकतम तापमान होता है और निम्न वायुदाब होता है। और पवनें किधर से चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर। अब ये पवनें हो गई, तो कुछ पवनें क्या होंगी, कुछ जो पवनें हैं वो किधर से प्रवेश करेंगे, कुछ जो पवनें हैं इन गैप से प्रवेश करेंगे, चाहे वो सेनकोटा गैप हो, थाल घाट गैप हो, गोर घाट गैप हो, पाल घाट गैप हो। तो कुछ पवनें कैसे होंगी, इनसे प्रवेश कर जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे चली जाएंगे। क्यों, क्योंकि गैप है, पवन जैसे आई उसको गैप मिला, वो अंदर घुस गए। इसी तरह इधर बनता है चक्रवात भारत में। क्यों, क्योंकि जो दक्षिण की ट्रेड आ रही है और उत्तर की ट्रेड आपस में टकराती है, चक्रवात बन जाता है। लेकिन कुछ पवनें घाटियों में चक्रवाती वायु इन घाटियों में प्रवेश कर जाती है ऐसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो दोनों जो भी पवनें मैं बना रहा हूं, ये टक्कर की पोजीशन में आ गई। और ये पवनें कहां से प्रवेश करती हैं, जो बंगाल की खाड़ी से पवनें घुसती हैं, ये नदी घाटियों से घुसती हैं। जैसे ये आप देख रहे हो कावेरी नदी की घाटी से घुसी, ये आप देख रहे हो कृष्णा नदी की घाटी से घुसी, ये आप देख रहे हो गोदावरी नदी की घाटी से घुसी। अब क्या होगा, जब ये पवनें भारत में प्रवेश कर गई तो ये समझ लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे कि शिमला की पहाड़ियां, उत्तराखंड की पहाड़ियों में थोड़ी सी बात कर रहे थे, यहाँ भी पवनें दोनों तरफ से जाएंगी, ठीक है। ये पहाड़ी हो गई। अब पूरा क्या होगा, हाइपोथेसिस या आप संकल्पना कह लीजिए, फिनोमिना कह लीजिए, तो ये देखते हैं क्या होगा। जब पवनें दोनों साइड से जाएंगी तो वो क्या होगा, वो समझना जरूरी है। थोड़ा सा मैं इधर इरेज करता हूं, ये मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब क्या होगा, दोनों तरफ से पवनें जा रही हैं, पवन गई। अब ये पवन ऐसे जाएंगी, ठीक है, और पहाड़ों पर चढ़ेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं सिनॉप्सिस के तौर पर लिखना चाहूँ कि पवनें किधर से किधर को चल रही हैं, तो पवनें कैसे चलेंगी, एक मिनट, थोड़ा अभी नया ये सब है तो अभी इतना हाथ इसमें एकदम ऐसा नहीं हुआ है कि हाथ एकदम ढंग से चलने लगे। तो पवनें किधर से चलेंगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, ठीक है। तो पवनें किधर से चलती है, विंड कैसे चलती है, विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और भारत में ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, मानसून, मानसून विंड। और मानसून भारत में दो रूपों में प्रवेश करता है, एक तो अरब अरेबियन सी ब्रांच, अरब सागर की शाखा इधर वाली, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक। अब जब ये मानसून प्रवेश करेगा भारत में तो ये क्या करेगा, ये पहाड़ियों पर चढ़ेगा। तो अगर मानसूनी हवाएं पहाड़ियों पर चढ़ रही हैं तो इससे क्या होगा, अगर आपको पता है कि हमारा जो धरातल है, वायुमंडल होता है, वो नीचे से गर्म होता है। क्यों, क्योंकि जो सन रेज आती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं और पृथ्वी से विकिरित होकर लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निकलती हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन से बहुत कम हीट ग्रहण करता है, मात्र 14%। अधिकतम जो वायुमंडल गर्म होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन से जो स्थल विकिरण करता है उनसे गर्म होता है। तो वायुमंडल किधर से गर्म होता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो अब क्या होगा कि अगर जो ये रेस जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ, मानसून क्या होगा, अरेबियन सी ब्रांच, और इधर से तो ये जब हवाएं जाएंगी वहीं चोटियों पर चढ़ेंगी। तो इनसे क्या होगा, ये समझ लेते हैं, ये हवाएं अगर चोटियों पर चढ़ेंगी तो वायुमंडल हमारा नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता है। तो क्या होगा, ये समझिए कि इन हवाओं का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा। जैसे आप कभी पहाड़ियों पर जाते हो तो आपको पहाड़ियों पर जाने पर क्या लगता है कि तापमान घट रहा है, आपको ठंडक लगेगी। तो टेम्परेचर इनका क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और अगर इनका टेम्परेचर कम हुआ तो इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ रही है, ऊपर जाने के क्रम में हवाएं ऊपर जाती जा रही है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने का मतलब समझिए, सापेक्षिक आर्द्रता एक पूरा टॉपिक है, किसी और दिन उसको कवर करेंगे। बस इतना सा समझ लीजिए कि वर्षा होने के लिए ये जरूरी है कि जो हवाएं जा रही हैं ऊपर उनकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हो जाए, 100%।
ठीक है। अब ये 100% हो गई तो संघनन होगा, लेकिन ये देखिए पर्वत पर चढ़ रही है, हवा जाकर ऊपर क्या होगी, इनका टक्कर होगी, क्या होगी, कोलिजन होगा, इनका कोलिजन हो जाएगा। अब इस कोलिजन में टक्कर से हवाओं के क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, हवाओं की या बादलों की टक्कर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से क्या होगा, बिजली चमकेगी और कहीं गिरेगी, यानी इन इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने से लाइटनिंग होगी एंड थंडरिंग होगी, बादल गरजेंगे, थंडरिंग होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स के चलने से एक तो लाइटनिंग होगी या बिजली चमकेगी, दूसरी बिजली की आवाज आएगी, गड़गड़ाहट की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी बिजली चमकती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, ये समझ लीजिए। जब भी आपने देखा होगा कभी बिजली बनती है तो क्या होता है, सबसे पहले हमको प्रकाश दिखाई देता है, क्यों, और ध्वनि बाद में सुनाई देती है, क्यों, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसलिए लाइटनिंग होगी और थंडरिंग होगी। और उसका परिणाम क्या रहेगा, उसका परिणाम ये होगा कि परिणाम उसका ये होगा कि बिजली चमकी और उसके बाद आवाज आई और वर्षा होती है। और वर्षा कैसी होती है, हैवी रेन, और इसी हैवी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी हैवी रेन को हम लोग बोलते हैं क्लाउड बस्ट या बादल फटना, क्लाउड बस्ट या बादल फटना। किस हैवी रेन को, बिजली हवाओं की टक्कर हुई, ऐसे हवाओं की टक्कर से क्या होगा कि दो हवाएं दोनों साइड से आपस में टकरा गए, और इन हवाओं की टक्कर से क्या होगा कि इनके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और जब इनके इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो बिजली चमकेगी और कहीं गिरेगी। अब बिजली चमकने में क्या होगा, पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। उसके बाद वर्षा ऐसे होती है कि मान लीजिए आपने कभी गांव में खेतों में पौटी जाते हुए बच्चों को देखा होगा, जब उनकी लड़ाई होती है तो लोटे का पानी एक साथ उछालते हैं, तो अगर आपस में लोटे का पानी एक साथ लड़ाते हैं तो क्या होगा, लोटे का पानी लड़ता है और सीधे चला जाता है, उसके बाद एक साथ तेजी से गिर जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही क्लाउड बस्ट में रेन होती है, एकदम से खूब तेज से मूसलाधार पानी एक जगह पर गिरता है। अब इसका प्रभाव क्या होगा क्लाउड बस्ट का, वो देख लेते हैं। तो क्लाउड बस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि सबसे पहले जब हवाएं टकराएंगी, बिजली चमकेगी, बिजली कहीं गिरेगी, और उसके बाद वर्षा होगी, वर्षा मूसलाधार होगी। वर्षा कैसी होगी, मानो ड्रम से पानी ऐसे फेंका गया, पानी लड़ा और खूब तेज से नीचे गिर गया। अब इसके हम इफेक्ट देख लेते हैं इस क्लाउड बस्ट के। और ये क्लाउड बस्ट ये आप हिमाचल प्रदेश शिमला की पहाड़ियों या उत्तराखंड की पहाड़ियों पर नहीं होता है, ये कर्नाटक में स्थित ब्रह्मगिरी चोटी जो है, इस पर जो जब दो हवाएं टकराएंगी तो यहाँ पर भी क्लाउड बस्ट होगा, बादल फटेगा। इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में आ जाओ तो महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर की चोटी है, यहाँ पर भी दो हवाएं टकराती हैं, यहाँ पर भी क्लाउड बस्ट होगा। और जो पवन गोदावरी नदी की घाटी से प्रवेश जिसने किया है, तो यहाँ पर भी दो हवाएं महाराष्ट्र में बैतूल के पठार के पास जो धूपगढ़ की चोटी है, वहां पर भी दो हवाएं टकराएंगी और वहां पर भी क्या होगा, क्लाउड बस्ट होगा। तो एक बात समझ में आ रही है कि जो भी बादल फटने की घटना होती है, ये मूलतः कहां पर होती है, जहां पर पहाड़ होते हैं, इसलिए इस स्थल पर बादलों का फटना संभव नहीं है। तो ये क्लाउड बस्ट हमने देखा। अब हम इसके प्रभाव देखेंगे क्या होते हैं। तो अगर हम इसके प्रभाव देखें या इफेक्ट देख लें, क्लाउड बस्ट के इफेक्ट देखें हम, क्लाउड बस्ट के इफेक्ट अगर हम देखें तो पहला इफेक्ट क्या होगा कि जैसे बिजली चमकेगी और उसके बाद बादलों के गरजने की आवाज आती है, तो उस बादलों के गरजने से पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी शीशे के मकान होते हैं तो उनकी खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, यानी विंडो ग्लास जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन इफेक्ट को निगेटिव इफेक्ट कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अगर दूसरा प्रभाव देखो तो क्या होगा कि जो वर्षा होती है, वर्षा कैसे होती है, एक साथ खूब तेज जमीन पर पानी नीचे गिरता है। अगर आप कभी एकदम पाइप लगाकर खूब तेज जमीन पर, मिट्टी की जमीन पर, स्थल पर पानी को तेज डालिए तो आप देखोगे धरती फटती है। तो वर्षा खूब तेज होती है तो उससे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि जब वर्षा खूब तेज एक जगह पर होती है तो जो स्थल होता है वो फटता है, और क्या होता है, भूस्खलन, लैंडस्लाइड। और इस लैंडस्लाइड से क्या होगा कि पर्वतों के बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े नीचे गिरते हैं और लोग उसकी चपेट में आ जाते हैं।
मूसलाधार बारिश होगी और एक साथ बहुत बड़े क्षेत्र में बारिश हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्लड या बाढ़ जरूर आएगी। तो फ्लड और बाढ़ आने से क्या होगा कि पानी की जगह खूब बढ़ जाएगा और बहुत बड़ी त्रासदी होगी, ह्यूमन कैजुअलिटीज होंगी। तो ये हमने देखा क्या प्रभाव कि जो मेन इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट हम कहें इसके क्लाउड बस्ट के हैं कि जब हवाएं टकराएंगी बादल क्या होगा, बिजली बनेगी, बिजली चमकेगी, गिरेगी और जब बिजली में बादल गरजने की आवाज आती है तो उससे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित जो भी मकान होते हैं उनके शीशे क्या होंगे, ब्रेक होंगे। इसी तरह भूस्खलन होगा, क्यों? क्योंकि पानी बहुत तेज गिरता है, जमीन फट जाती है, पत्थरों के बड़े टुकड़े पहाड़ों से नीचे गिरते हैं, लोग या लोगों के घर उसकी चपेट में आ जाते हैं और फ्लड होता है। ठीक है, यानी पानी बहुत तेज आएगा, बहेगा तो बाढ़ आ जाएगी। ये इफेक्ट देखने के बाद अगर हम इसकी बात करें कि क्या हमने अपने 8-10 साल की कभी आपने क्लाउड बस्ट की घटना देखी होगी, तो एक जो सबसे चर्चा में घटना रही, यानी अगर हम इसका एग्जाम्पल देखने का प्रयास करें तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो घटना सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो थी 2013 की उत्तराखंड में जो क्लाउड बस्ट से बादल फटने की घटना थी। उसमें बहुत अधिक जनधन की हानि हुई थी, लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोगों की? 5800 लोगों की। तो क्लाउड बस्ट से पहले तो भूस्खलन से लोग मरते हैं, फिर बाढ़ आती है, बाढ़ से लोग मरते हैं। अब जो इस क्लाउड बस्ट की जो पूरा ये फिनोमिना है, परिघटना है, इसमें कुछ नए चीजें समा रही हैं या कुछ नए परिवर्तन हो रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर हम क्लाउड बस्ट की घटना देखें तो आप देखोगे जो क्लाउड बस्ट हो रहा है ये धीरे धीरे, पहले आप देखते थे हिमाचल प्रदेश में क्लाउड बस्ट हो रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हो रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि क्लाउड बस्ट पूरब की तरफ क्यों बादल फटते हुए जा रहे हैं। मतलब पहले पश्चिम में शिमला की पहाड़ियों पर बादल फटते थे, अब उत्तराखंड की पहाड़ियों पर बादल फटने लगे। तो इसका मुख्य कारण क्या है? दरअसल यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी सूखाग्रस्त जिले हैं इनमें सिंचाई के लिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, इंदिरा कैनाल बनाई गई, ताकि जो पश्चिमी जिले चाहे वो गंगानगर हो या जोधपुर हो, इनमें सिंचाई हो सके। अब इससे क्या हुआ कि अगर इंदिरा गांधी नहर है कहाँ पर? पश्चिम के राजस्थान भाग में, तो इससे क्या होगा, इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव होगा, मान लें नहर की छोटी छोटी कैनाल की सब कैनाल्स हैं, तो सूर्य जब जून में कर्क रेखा पर लंबवत होगा, यानी मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, कर्क रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, शायद कहीं चली गई है। तो अगर हम ये कर्क रेखा बना लें तो क्या होगा, सूर्य जब जून में कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के डेजर्ट में होगा। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पश्चिमी जो सूखाग्रस्त जिले हैं उनमें सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा रहा है, तो क्या होगा, सूर्य की जो किरणें आएंगी वो वाष्पीकरण करेंगी, और वाष्पीकरण में क्या होता है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, वो कहता है कि जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो ये जो सूर्य की ऊर्जा ऊष्मा आ रही है, इसने वाष्पीकरण किया, तो वाष्पीकरण, और आपको पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सूर्य की जो हीट एनर्जी आई उसने जल का वाष्पीकरण किया। अब वाष्पीकरण से मैंने बताया ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो हीट आई, ये जब इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है तो जल को जलवाष्प बनाकर, लिक्विड को गैस बनाकर ये कहाँ जाएगी, ये इसी जलवाष्प में या वाटर वेपर में लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाएगी। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाएगी। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा भी दो तरह की होती है, यहाँ पर वाष्पन की गुप्त ऊष्मा काम कर रही है, क्यों? क्योंकि जल से जलवाष्प बन रहा है। तो ये जो वाष्पीकरण हुआ है और जल से जलवाष्प बना है, यानी जल जो लिक्विड था जलवाष्प गैसियस फॉर्म हो गया है। तो ये जो सूर्य की किरणें आ रही थी, हीट एनर्जी आ रही थी, ये हीट एनर्जी इसी जलवाष्प में गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो गई है। और जैसे ही अरब सागर की मानसून की शाखा आती है तो इसको क्या होती है, वायुमंडल में आप जैसे ही यहाँ से निकलती है ये एनर्जी या हीट एनर्जी या लेटेंट हीट एनर्जी इसके लिए पेट्रोल का काम करती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से गुजरती है एकदम से इसको पेट्रोल मिलता है हीट लेटेंट हीट के रूप में, लेटेंट हीट एनर्जी के रूप में, और खूब तेज से आगे बढ़ती है। वहीं जो
दूसरी आप अभी देखेंगे जो घटना सामने आ रही है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, चीन इस ब्रह्मपुत्र नदी पर अपनी तरफ डैम बना रहा है। अब इस डैम के परिणाम क्या होंगे? इस डैम के परिणाम दो टाइप के होंगे कि इस डैम से यहाँ पर कंक्रीट का प्रयोग बहुत ज्यादा होगा तो तापमान बढ़ेगा इस एरिया का। दूसरी बात कि जो भारत की बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा ये सुरमा घाटी से होते हुए जब यहाँ जाएगी तो अगर इन्होंने डैम बनाकर उससे बिजली बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी में जो पहले जल आता था उसकी तुलना में अब जल क्या होगा? कम आएगा। तो अगर अब जल कम हो आएगा तो ये एरिया ड्राई हो जाएगा, और अगर ये एरिया ड्राई हो रहा है तो क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा, और अगर वाष्पीकरण कम हो रहा है तो जो लेटेंट हीट या मैं कहूँ कि जो सन रेज आ रही थी वो इस मतलब क्या हो रहा है? वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है, तो सीधा तापमान बढ़ा दे रही है। तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? यहाँ का तापमान हाई टेम्परेचर हो जाता है, और पवन किधर से चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया तो लो प्रेशर हो जाएगा, और पवन कैसे चलती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी तो उसका टारगेट सुरमा घाटी से होते हुए ये हो जाता है, यानी वो यहाँ आकर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि चीन की जो भी पॉलिटिक्स है भारत के खिलाफ, उसके तहत चीन डैम डेवलप कर रहा है, और डैम के दो निगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं। एक तो कंक्रीट की संरचनाएं बन रही है, तापमान बढ़ रहा है, दूसरा यहाँ पर पानी कम आ रहा है और वाष्पीकरण कम हो रहा है। अगर वाष्पीकरण नहीं हो रहा है तो उष्मा नष्ट नहीं होगी, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और पवन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। इसलिए बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा सुरमा घाटी में प्रवेश करके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में फंस जाती है, थोड़ी देर रुक जाती है, और इस शाखा को एनर्जी को तेज से मिल जाती है। एनर्जी मिलती है, तेज होती है, धीरे दोनों एक स्पीड पर जा रही थी, इसको एनर्जी मिलती है, तेज हो गई, ये धीमे हो गई। तो जो क्लाउड बस्ट पहले शिमला की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश में हो रहा था वो क्लाउड बस्ट अब पूर्व की तरफ स्थानांतरित हो गया है, या ये उत्तराखंड की पहाड़ियों पर हो रहा है। तो ये हमने पूरा समझा कि क्लाउड बस्ट की शिफ्टिंग पूर्व की तरफ क्यों हो रही। तो आज हमने पूरा टॉपिक कौन सा कवर किया, जरा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्लाउड बस्ट को 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया: बेसिक, कॉन्सेप्ट, इफेक्ट और एग्जांपल। उसके बाद हमने देखा कि बेसिक क्या है, जो 0 डिग्री होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री होती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री दक्षिण होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलते हैं। और भारत से ये वाली कर्क रेखा होकर गुजरती, इसलिए हमने बेसिक कवर किया। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने पूरा फिनोमेना समझा, पूरा संकल्पना या कॉन्सेप्ट समझा। क्लाउड बस्ट जब हवाएं तो विपरीत दिशाओं से आने वाली हवाएं पहाड़ियों पर चढ़ती हैं, टकराती हैं, तो उससे क्या होता है? क्लाउड बस्ट होता है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा क्लाउड बस्ट के इफेक्ट। तो क्लाउड बस्ट के इफेक्ट में हमने देखा कि विंडो ग्लासेस ब्रेक हो जाते हैं, लैंडस्लाइड होता है, फ्लड आती है। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा कि 2013 में उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ था, और उसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5800 लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद हमने देखा था कि छोटा सा टॉपिक था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अधिक होता है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। और हमने एक चीज और देखी थी कि क्लाउड बस्ट की जो घटना होती थी उसमें अभी हालिया समय में हम देखते हैं कि उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। जो क्लाउड बस्ट पहले शिमला की पहाड़ियों में होता था वो उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थानांतरित होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण भी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा को लेटेंट हीट मिल जाती है इंदिरा गांधी नहर और उसकी जो भी सहायक नहर हैं उनके द्वारा, और इसको चीन के द्वारा जो यहाँ पर डैम डेवलप किए जा रहे हैं उससे ये वाली शाखा जो है ये यहाँ पर रुकती है, धीरे होती है, ये तेज हो रही है, ये धीरे। जो पहले टक्कर यहाँ पर हो रही थी कहीं पर या शिमला की पहाड़ियों में हो रही थी वो कहाँ हो रही? उत्तराखंड में। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप हमारी टीम से ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर आलमबाग में हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।